हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके पास फोर्थ ईयर में पॉलिटिकल साइंस है तो उनके लिए वीडियो होने वाली। आज हम करने जा रहे हैं जो हमारा डीएससी का सब्जेक्ट है, थीम्स इन वेस्टर्न फिलोसफी। तो उसका यूनिट नंबर सेकंड करने जा रहे हैं। यूनिट नंबर फर्स्ट मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप मेरे चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट मिलेगी वेस्टर्न फिलोसफी के नाम से, ठीक है। तो उसमें आपको लाइन वाइज वीडियो मिलेगी। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ऑन करें, जिससे सारी नोटिफिकेशन, सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पहुंच जाए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हो और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये यूनिट्स की जो पीडीएफ है वो हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम बहुत मीडियम में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो आप ले सकते हो इसको टेलीग्राम से बिल्कुल फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो जो है वो हिंदी मीडियम में होगी, बट आपको पीडीएफ इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाएगी। तो हमारा यूनिट नंबर सेकंड करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है रोमांटिक परंपरा के राजनीतिक विचारक। तो जितने भी अ, जो हम जैसे कि रूसो और मैरी वर्स्ट, जो पोलेंस फ्रॉट है, ये सब क्या थी, जब ऐसी विचारधारा फैल रही थी, ऐसी कविताएं या ऐसी युग था जब मानवतावाद यानी एक पर्सनल व्यक्ति पे, रोमांटिक पे, इन सब पे विचार जो हो रहे थे उसको हम जानेंगे, ठीक है। तो हमें हमारे सिलेबस में जीन जैक रूसो के बारे में पढ़ना है और मैरी वॉल्सनर फ्रॉड की, इन दोनों की तुलना करनी है, ठीक है। तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। तो पाश्चात्य जो राजनीतिक है यानी जो वेस्टर्न जो पॉलिटिक्स है, उसमें चिंतन के इतिहास में रोमांटिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। क्योंकि जब भी हम चिंतन की बात करते हैं, जब भी हम फिलोसफी की बात करते हैं, जब भी हम विचारधारा की बात करते हैं, तो ये वेस्टर्न की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है। क्योंकि 18वीं सदी के बाद क्या हुआ था यूरोप में कि जो औद्योगिक आधुनिकता आई थी, क्रांति आई थी और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। उसके बाद वैज्ञानिक प्रगति हुई, तर्कवाद आया, रैशनलिज्म आया, मुक्त बाजार नीति आई और मानवतावाद आया। तो इन सब ने सामाजिक व्यवस्था में एक नया चीज लाया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रोमांटिक विचारक जो है वो तथाकथित प्रगति के विरुद्ध एक आलोचनात्मक स्वर लेकर सामने आए। मतलब एकदम अलग टॉपिक पे उन्होंने बात करना स्टार्ट करा। उन्होंने कहा कि सभ्यता ने मनुष्य को यंत्रीकृत और असंवेदनशील और प्रतिस्पर्धी और महत्वाकांक्षी बना दिया है, जिसमें नैतिक रूप से नैतिकता मतलब दिखाई नहीं देती मनुष्य में। तो नैतिकता हो, प्रेम हो और संवेदनशील हो, इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, रोमांटिक होना पड़ेगा। मतलब थोड़ा इसलिए उन्होंने इस पे विचार रखा। तो रोमांटिक विचारक केवल भावुकता पे ही बात नहीं करते बल्कि प्राकृतिक पे भी बात करते हैं। आप गलत नहीं समझिएगा इसको। ये प्राकृतिक से प्रेम, कला से प्रेम, इन सबको यही रोमांटिक कला कहा जाता है, ठीक है। बल्कि वे राजनीतिक और दार्शनिक रूप से भी गहन चिंतन करते हैं। रूसो की बात करें और वॉलेंस फ्रॉड की बात करें तो इस परंपरा के ये दो महत्वपूर्ण चिंतक है जिन्होंने इस पे बात की। रूसो जो है वो आधुनिक सभ्यता और निजी संपत्ति और वर्ग विभाजन और राजनीतिक असमानता के बिल्कुल विरुद्ध था। और जो वॉलेंस फ्रॉड था वो पितृ सत्तात्मक के विरुद्ध था, स्त्री दमन के विरुद्ध था और लैंगिकता में जो असमानता होती है महिला पुरुष, उसके खिलाफ राजनीतिक क्या करता था वो, और जो भ्रष्टाचार होता है राजनीतिक में, इसके खिलाफ वो लिखा करता था। तो रूसो ने सामान्यता इच्छा जो है यानी जर्नल विल है और सामाजिक अनुबंधन जो है, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उस पे उसने अपनी पुस्तक में लिखा होगा, आपने पढ़ा होगा रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो राजनीतिक स्वतंत्रता और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा उसने दी है। दूसरी ओर वॉलेंस फ्रॉड ने स्त्री शिक्षा, कानूनी अधिकार, वैवाहिक दास्ता कैसी होगी, कितने दिन की होगी, कैसे डिवोर्स वगैरह, प्रतिनिधित्व को कैसा होगा, मानव अधिकार, इन सब की बात अपनी पुस्तक में की है। तो सबसे पहले हम एक एक करके जानते हैं। सबसे हम रूसो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो रूसो का जो काल है वो 1712 से लेके 1778 रहता है, ठीक है। उनका जन्म 1712 में हुआ था, उनकी मृत्यु 1778 में हुई थी। तो हम रूसो का इंट्रोडक्शन जानते हैं कि रूसो का जो जीवन है वो 18वीं शताब्दी में ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस टाइम वो ज़्यादा उभर कर आए थे। क्यों? क्योंकि उस समय अगर हम बात करें तो यूरोप में क्या हो रहा था, प्रबोधन का काल था, एनलाइटमेंट का काल था, वैज्ञानिक क्रांति का युग था, जहाँ पे नई नई वैज्ञानिक खोजें हो रही थी और पुनर्जागरण होने के बाद का टाइम पीरियड था ये। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का आरंभ इस समय हो चुका था और फ्रांस में राजनीतिक निरंकुशता के खिलाफ कई सारे मतलब जनता द्वारा विरोध भी किए जा रहे थे। वर्ग आधारित सामाजिक व्यवस्था भी एकदम कहाँ थी, चरम पर थी, खत्म होने के कगार पे थी।
यूरोप में आधुनिक राज्य, पूंजीवाद और उदारवाद यहाँ तक एकदम फैल गया था। तो इसी समय जो रूसो है वो उभरे थे। तो प्रबोधन विचारक की बात करूँ तो वोल्टेयर, मोंटेस्क्यू, दिदरो और जॉन लॉक, ये सभी ने तर्क दिया था कि विज्ञान और प्रगति के पक्षधर में थे। मतलब ये लोग जो एनलाइटमेंट था, एनलाइटमेंट के सपोर्ट में थे। परंतु बिल्कुल इसके विपरीत उसी समय पे रूसो भी थे, पर रूसो इसका विरोध कर रहे थे। रूसो कह रहे थे कि इस धारा के भीतर रहते हुए भी ये भी कह रहे थे कि प्रगति होनी चाहिए, विज्ञान होना चाहिए। फिर भी इसकी आलोचना क्यों कर रहे थे उसको हम जानते हैं। उन्होंने कहा कि विज्ञान और कला ने मनुष्य को नैतिक और मानवीय रूप से श्रेष्ठ नहीं बनाया। मतलब विज्ञान और कला किसी इंसान को श्रेष्ठ नहीं बनाती है, बल्कि उसका व्यवहार उसको बनाता है। तो क्या हो रहा था, वैज्ञानिक क्रांति आ गई थी, एनलाइटमेंट आ गया, तो ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है, स्वार्थी, छलपूर्ण हो रहे थे और दिखावटी जीवन जी रहे थे। जैसे कि अपने आप को बहुत ज्यादा सभ्य बताने पे जोर दे रहे थे और दूसरे कंट्रीज को क्या कह रहे थे, असभ्य वगैरह। तो यही कारण था रूसो आलोचना करते। रूसो की प्रसिद्ध रचना है डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस, जो कि उसने 1750 में लिखा था। तो इसमें उसने कहा है कि हमारी आत्मा भ्रष्ट हो चुकी है, जबकि हमारी रुचियां बढ़ रही हैं। तो क्योंकि लोग जो जितने भी वैज्ञानिक क्रांति के बाद फैक्ट्रियां थे, उसमें भी मजदूरों का शोषण हो रहा था और सभ्य बताने पे अपने पे जोर दे रहे थे। यही से रूसो ने सभ्यता बनाम नैतिकता का विवाद आरंभ किया कि सभ्यता बन जो रही है ना, ये नैतिकता के खिलाफ जा रही है। तो आधुनिक सभ्यता की आलोचना करते हैं रूसो। रूसो के अनुसार आधुनिक सभ्यता जो है वो प्राकृतिक मनुष्य की सहज स्वतंत्रता, करुणा और समानता को नष्ट कर देगी। मतलब कि जो ये जो आधुनिक सभ्यता आ रही है ना, इसमें मनुष्य पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, प्राकृतिक पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, करुणा पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, समानता पे ध्यान नहीं जा रहा, बल्कि ये सब नष्ट हो रहा है। तो उनके प्रमुख प्रमुख तर्क में उन्होंने क्या बताया कि सभ्यता ने दिखावा बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया है इस समय। क्या कर रहे हैं, एक कंट्री दूसरे कंट्री से बेटर बनने की कोशिश कर रही है, दूसरों को नीचा दिखा रही है। जैसे भारत को ब्रिटिशों ने कहा था सभ्य है, प्रतिस्पर्धा बढ़ रहा है और प्रतिष्ठा की भूख बहुत ज्यादा लोगों में बढ़ रही है। तो यही कारण था कि रूसो कहते थे कि जो एनलाइटमेंट है ये अच्छा नहीं हो रहा है। मतलब निजी संपत्ति ने दमन हो रहा है, सिर्फ प्राइवेट कंपनियों का बोलबाला हो रहा है, शोषण वर्ग भेद बढ़ रहे हैं क्योंकि मजदूर वर्ग का शोषण बहुत ज्यादा हो रहा है, राज्य और कानून का जन्म संपत्ति की रक्षा। अब क्या है, राज्य भी, अगर सरकार भी कोई बन रही है ना और कानून भी कोई बन रहा है ना, तो वो पूंजीपतियों के लिए बन रहा है, ना कि सार्वजनिक कल्याण के लिए, लोगों के लिए नहीं बन रहा। नैतिक गुणों का स्थान अब कम हो चुका है समाज में, यही कहते हैं रूसो। वह कहते हैं कि मनुष्य प्राकृतिक रूप से तो अच्छा है, पर समाज ने मनुष्य को भ्रष्ट कर दिया है, भ्रष्ट बना दिया है। एक कथन ने ही रोमांटिक परंपरा का आधार बना, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि ये सारी भ्रष्टाचार, शोषण, ये सब पे लिखा जा रहा है और कहीं मानव की बात नहीं हो रही है, एक अच्छी चीज की बात नहीं हो रही है। तो एक मानव भावना को लाने की बात की गई कि मानव पे भी जोर दिया जाए, इसलिए ये रोमांटिक परंपरा की स्टार्ट हुई, जो कि रूसो द्वारा हुई। तो असमानता की उत्पत्ति का कारण था, ठीक है। रूसो अपनी महत्वपूर्ण जो उनकी कृति है डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, जो कि 1755 में उन्होंने लिखा था, उसमें उन्होंने मनुष्य को मूल समान माना है, पर धीरे धीरे वो कैसे विकसित हुए इसके बारे में उन्होंने बताया है। वह समानता के दो वर्गों में बांटते हैं। वो कहते हैं कि ना, असमानता तो होती है, दो तरह की असमानता होती है। एक तो प्राकृतिक असमानता होती है जो भगवान इंसान को बना के भेजता है, जैसे कि उसकी शारीरिक शक्ति किसी की कम होती है, जैसे महिला की थोड़ी कम दिखती है पुरुष से तुलना में। आयु के आधार पे देख लिया जाए तो बूढ़े लोग थोड़े और बच्चे लोग में थोड़ा कम जान होता है, जवान की वृद्ध बुद्धि किसी में ज़्यादा होती है, कोई इंटेलिजेंट होता है, कोई नहीं पढ़ पाता है ना? तो ये सब तो कोई काला होता है, कोई गोरा होता है, कोई लंबा होता है, कोई छोटा। ये प्राकृतिक असमानता है जो भगवान ने दी है। लेकिन नैतिक और राजनीतिक असमानता क्या है? जो लोगों ने बना दी है वो संपत्ति के नाम पे, कोई अमीर और गरीब। भगवान ने तो नहीं बनाए थे, लोगों ने बनाया पद। कोई ऊँचे पद पे है, कोई नीचा काम कर रहा है, तो ये किसने बनाया? इंसान ने। प्रतिष्ठा, कानून और शासन की से पैदे हुए अंतर। तो ये सारे अंतर जो है, ये मनुष्य खुद बना रहा है। सबसे बड़ा मोड़ वह क्षण है जब किसी व्यक्ति ने भूमि को घेर कर कहा कि ये भूमि मेरी है, जबकि भूमि भगवान ने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को नहीं दी थी और दूसरे ने इसे स्वीकार कर लिया कि हाँ, ये भूमि तो उसी की है। मतलब पूंजीपति, आज हम कहते हैं ना पूंजीपति, या कोई शक्तिशाली देश कहता है ये भूमि मेरी है, ये जमीन मेरी है, हम कहते हैं हमारा भारत है, कोई कहता है उसका अमेरिका। यार भगवान ने थोड़ी ना तो वो दिया था, मतलब जो कह देता है और हो भी जाता है उसका। तो यही चीज की बात कर रहा है रूसो। यहीं से निजी संपत्ति की शुरुआत होती है, फिर दासता प्रणाली की शुरुआत होती है ना? गुलाम बनाया जाता है लोगों को। फिर सामाजिक संस्थाएँ बनती है, समाज में वर्ग बनते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जैसे, या कह सकते हैं हम कुलीन वर्ग, है ना? शासन वर्ग।
तो अंत में राज्य की उत्पत्ति होती है। तो यहीं से जो राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है वो रूसो देते हैं। तो प्राकृतिक अवस्था की क्या बात करते हैं, स्टेट ऑफ नेचर की। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था को स्वत्र युद्ध कहा है, जबकि रूसो ने इसे शांतिपूर्ण, स्वतंत्र और नैतिक स्थिति मानते हैं। वो कहते हैं कि प्राकृतिक जो अवस्था है ना, वो बिल्कुल शांतिपूर्ण है, स्वतंत्र और नैतिक स्थिति में है। पर अगर हम हॉब्स के तौर पे देखें तो वो युद्ध के तौर पे हम देखते हैं प्राकृतिक को। तो उनके अनुसार प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य क्या है, ना तो शासक थे ना तो शासित थे। मतलब जब मानव प्राकृतिक में आया, ना तो वो कोई राजा था, कोई राजा, और ना ही जो जनता थी वो उसकी उस राजा से शासित होने वाली जनता थी। वो एकदम स्वतंत्र थे। ना संपत्ति थी ना वर्ग था। रूसो कहते हैं जब इंसान मान आया तो ना तो उसके पास कोई संपत्ति थी, ना कोई उसका वर्ग था, ना कोई उसकी जाति थी। ठीक है, ये सब बाद में इंसान द्वारा बनाई गई। वे करुणा और आत्मरक्षा के सिद्धांत से चलते थे। वो उनमें सिर्फ अगर मानव में कुछ था पहले तो वो था करुणा और खुद की रक्षा करना। वे स्वतंत्र थे पर सामाजिक नहीं थे, सामाजिक बाद में लोग बने। तो ये रूसो कहते हैं। सभ्यता ने उन्हें प्रतिस्पर्धी बना दिया। कंपटीशन, जब सभ्यता कि ये सिविलाइज्ड है ज़्यादा, ये ज़्यादा ऊँचे बन रहे हैं, तो हम भी इनसे कॉम्पिटिशन करेंगे, हम भी इनसे ज़्यादा जीडीपी बढ़ाएँगे, इससे ज़्यादा हथियार बढ़ाएँगे। इसी कारण हिंसक होता है, इसी कारण महत्वाकांक्षी और लालची इंसान बनता है। इसलिए रूसो कहते हैं कि सभ्यता को विकृति कहते हैं, मतलब प्रगति नहीं कहते। ये कहते हैं कि सभ्यता ने कभी भी प्रगति नहीं लाई, लोगों में अहिंसा ही लाया है, लोगों में लालचपन ही लाया है। तो सामाजिक अनुबंध और सामान्य इच्छा की क्या बात करते हैं रूसो। रूसो कहते हैं कि द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में उन्होंने कहा है कि जो 1762 में उन्होंने लिखा था, रूसो की सर्वाधिक प्रसिद्ध पुस्तक है, आपने सेमेस्टर फर्स्ट में भी पढ़ा होगा। इनकी प्रारंभिक पंक्ति ही है इस पुस्तक की कि मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र था, पर हर जगह जंजीर से जकड़ा हुआ है। क्यों? समाज ने उसे जंजीर से जकड़ दिया है, समाज के कानूनों ने। इस अनुबंध का उद्देश्य ये था रूसो का कि प्राकृतिक स्वतंत्रता के स्थान पर नैतिक और नागरिक स्वतंत्रता स्थापित करना चाहिए, और निजी हितों के संघर्ष को सामूहिक हित में बदलना चाहिए, और जनता को कानून निर्माता बनाना चाहिए। जनता बनाए कानून, ऐसा कहते हैं रूसो। सामान्य इच्छा क्या बताते हैं रूसो। रूसो कहते हैं कि समस्त नागरिक की सामूहिक इच्छा जो सार्वजनिक हित पर केंद्रित हो वो पूरी होनी चाहिए। ये सभी इच्छा से भिन्न हो, मतलब लोगों की अपनी इच्छा से बिल्कुल अलग हो, क्योंकि वह केवल बहुमत पर जोर देता हो। सामान्य इच्छा सार्वभौमिक होनी चाहिए, नैतिक होनी चाहिए, और अभि अभिवाज्य होनी चाहिए और अप्रिय होनी चाहिए, जो कि लोगों का कल्याण करे। रूसो की मूल अवधारणा क्या थी कि स्वतंत्रता का अर्थ है उन्हीं कानूनों के अधीन होना जिन्हें हम स्वयं बनाया है। मतलब वो कहते हैं कि स्वतंत्रता वही है कि अगर हम किसी कानून में भी बंध रहे हैं तो वो हमारे द्वारा ही, हमारे भले के लिए बनाया हुआ कानून है, तो कोई बात नहीं। यानी लोकतंत्र, आत्मा का शासन, यानी नैतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। लोकतंत्र और प्रत्यक्ष भागीदारी की भी बात करते हैं रूसो। रूसो कहते हैं कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र का विरोधी होने चाहिए, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं लोकतंत्र, उसका बिल्कुल विरोध होना चाहिए, और सीधा जनता द्वारा डायरेक्ट डेमोक्रेसी होनी चाहिए कि जनता डायरेक्ट चुने चुनाव। ठीक है, वह कहते हैं कि जैसे ही कोई जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है, वह स्वतंत्र रहना बंद कर देती है। फिर क्या है, हम अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, हम स्वतंत्र नहीं, हमारा प्रतिनिधित्व हमारा फैसला ले रहा होता है कि क्या कानून बनेगा क्या नहीं। तो ये रूसो कहते हैं इससे तुम्हारी स्वतंत्रता का हनन होता है। तो उस अगर हम रूसो के आदर्श की बात करें तो वो छोटे गणराज्य की बात करते हैं, सभी नागरिक सभा की बात करते हैं, सार्वजनिक भागीदारी की बात करते हैं, नागरिक शिक्षा की बात करते हैं, और सामूहिक नैतिकता की बात करते हैं। तो इसमें उनका पॉलिटिकल थिंकिंग दिखाई देता है। रूसो के अनुसार राज्य एक नैतिक समुदाय है, ना कि लेन-देन पर आधारित संस्था है कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। ये विचार फ्रांसीसी क्रांति में जन इच्छा, लोक स्वाधीनता और राष्ट्रवाद के रूप में उभरा था। जब हमने पढ़ा ना फ्रांसीसी क्रांति, हमने आई थिंक 5th सेमेस्टर में पढ़ा था। तो हमने रूसो के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मैरी वॉलस्टनफ्रॉन्ट के बारे में। ठीक है, मैरी जो वॉलस्टनफ्रॉन्ट है उनका टाइम पीरियड 1759 से 1797 तक रहा है। चलिए हम जानते हैं इनके बारे में। एक ये स्त्री के नजरिए से हम देखेंगे कि कैसे पॉलिटिकल फिलॉसफी आ रही है। स्त्री मुक्ति, राजनीतिक अधिकार और प्रजासत्तात्मक व्यवस्था के खिलाफ में मैरी वॉलस्टनफ्रॉन्ट अपना पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है वो देती है। तो इनके बारे में हम जानते हैं, इनकी पृष्ठभूमि को जानते हैं, इनके बैकग्राउंड को जानते हैं। तो मैरी वॉलस्टनफ्रॉन्ट जो है वो 18वीं शताब्दी के बाद देखने को मिलती है, मतलब रूसो के टाइम के थोड़े बाद देखने को मिलती है, जब यूरोप में एक और प्रबोधन एनलाइटमेंट, यानी तर्कवाद, समानता पे, स्वतंत्रता पे और मानवाधिकार घोषित हो रहे थे। जब दूसरी ओर सामाजिक संस्कृति रचनाएं भी पुरुष प्रधान, प्रतिसत्तात्मक और स्त्री विरोधी थी। मतलब जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान भी हो रहा था तो उसमें महिलाओं को भागीदारी नहीं दे रहे थे। तो फ्रांसीसी क्रांति जब
1789 में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नारे पर हुई थी, तो इसमें स्त्रियां इन अधिकारों से बाहर रही थी। मतलब देखो, ये कैसी मतलब क्रांति थी मेरे समझते हैं। स्वतंत्रता की बात हो रही थी, समानता, बंधुत्व का नारा दिया जा रहा था, है ना? तो इसमें स्वतंत्रता, समानता का मतलब क्या होगा कि स्त्री को भी होना चाहिए ना, पर स्त्री को इससे बाहर रखा गया था। तो वॉलेंस जो फ्रॉन्ट है, उन्होंने अपनी जो उनकी जो रचना थी, विंडिकेशंस ऑफ द राइट्स ऑफ मैन 1790, उनमें उन्होंने लिखा था कि फिर अपनी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक उन्होंने एक और जो लिखी थी, विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन 1792, लिखकर पुरुष प्रधान तर्क शास्त्र को उन्होंने चुनौती दी थी। उन्होंने दो लिखी थी, एक मैन पे लिखी थी, एक वुमेन पे, दोनों पे लिखी थी। तो इन्होंने पितृसत्तात्मक जो पेट्रियार्की जो हमारा सोसाइटी है, समाज है, उसको क्या की थी, क्रिटिसाइज किया था। उनका प्रश्न स्पष्ट था कि जब मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है, तो स्त्री क्यों दास्ता में रहे और क्यों इसको जन्म से ही एक अलग साइड कर दिया जाता है। तो ये पहली ऐसी राजनीतिक रचना थी जिसने स्त्री के लिए प्रश्न उठाया। निजी विषय नहीं था ये, ना कि राजनीतिक और नैतिक घोषित किया गया था इसे। स्त्री पर पितृसत्तात्मक का दमन शुरू से होते रहा है। तो वॉलेंस जो क्राफ्ट थी, उनका मुख्य दावा था कि स्त्री दमन एक प्राकृतिक परिस्थिति नहीं है। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम इसके साथ अन्याय करो, इसको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक चीजों से वंचित रखो, बल्कि ये जनता ने, ये खुद लोगों ने कराए, पुरुषों ने कराए कि राजनीतिक, सामाजिक और वैचारिक निर्माण है, क्योंकि उन्होंने खुद ये चीज पैदा की है। स्त्री को दास्ता, निर्भरता, घरेलू बंद में बांधना, समाज का दायरा में रखना, ये सब जो है ये खुद मानव कर रहा है और पुरुष कर रहे हैं। वह कहती हैं कि पुरुष का स्त्रियों पर अधिकार उतना ही अन्यायपूर्ण है जितना राजा का प्रजा पर है। एब्सोल्युटली इज अ राइट। अर्थात राजनीतिक जो है वो दास्ता और घरेलू दास्ता में कोई भेद नहीं है। अगर राजनीतिक में कोई गुलामी बना रहा है, दास्ता बना रहा है, कोई किसी का शोषण कर रहा है, उतना ही शोषणकारी कोई घर में किसी महिला के साथ अगर वो भेदभाव हो रहा है, तो वो भी उतना ही राजनीतिक के बराबर ही है। दोनों समान रूप से अन्याय ही है, शक्ति और वर्चस्व पर आधारित है दोनों। तो ये क्या करती है, लोगों के सामने लाती हैं वह जो शिक्षा और तर्क पे। वो कहती हैं कि महिला जो है वो हीनता का खंडन करती हैं। यानी रूसो सहित कई दार्शनिकों ने यह तर्क दिया था कि स्त्रियां जैविक रूप से कम बुद्धिमान होती है। उनको कैसे पता चला कि लड़कियां जो है उनमें दिमाग नहीं होता है, अ, अधिक भावुक होती हैं, इसलिए उनका कार्यक्षेत्र गृहस्थी, सौंदर्य और पुरुष सुख तक ही रहना चाहिए। ऐसा रूसो तक ने कहा था महिला के लिए। तो रूसो ने इमाइल जो कि 1762 में लिखा था, उसमें कहा था कि स्त्रियों को पुरुष की प्रसन्नता हेतु शिक्षित होना चाहिए, ना कि स्वतंत्र नागरिक बनने के लिए। बताओ, मतलब अगर स्त्री को शिक्षा भी लेनी चाहिए तो वो बस पुरुष की खुशी के लिए लेनी चाहिए, मतलब अपनी स्वतंत्रता के लिए नहीं ले सकती शिक्षा। ऐसा रूसो ने खुद कहा है। तो रूसो खुद ही एक ऐसा विचारक था जो हीन मानसिकता का था। तो वॉलेंस टू फ्रंट थी, इन्होंने कटु भाषा में खारिज किया था जो महिलाओं के साथ जो असमानता हो रही थी, और जो रूसो ने कहा था उसको भी। स्त्रियों की मूर्खता जन्मजात नहीं है, बल्कि पुरुषों ने निर्मित की है। हम कहते हैं कि स्त्रियों में कम शक्ति होती है, स्त्रियों में बाहर सामाजिक, राजनीतिक में लड़ने का अधिकार नहीं है, समाज में बात करने का अधिकार नहीं है। तो क्यों नहीं है? ये खुद पुरुषों ने निर्मित किया है कि नहीं है। मैं बाहर नहीं जाने दिया, बात नहीं करने दिया, प्रतिष्ठित नहीं करने दिया, पढ़ने नहीं दिया, लिखने नहीं दिया, तो फिर तो वो होंगी ना कमजोर। मतलब खुद कर रहे हो तुम कमजोर उसे। तो स्त्री को सुंदर शरीर के लिए प्रशिक्षित किया जाता है लोगों, पुरुषों द्वारा, पर स्वतंत्र सोच के लिए नहीं किया जाता, बल्कि स्वतंत्र सोच से वंचित रखा जाता है। सिर्फ सुंदरता पे उनकी फोकस किया जाता है। स्त्री शिक्षा जो है वो सज्जा और व्ययन तक सीमित नहीं है, बल्कि तर्क और नागरिकता का भी आधार है स्त्री शिक्षा। उनके प्रसिद्ध कथन थी कि मैं चाहती हूँ कि स्त्रियां को पुरुष पर अधिकार ना मिले, बल्कि स्वयं पर अधिकार मिले। अब ये एक अच्छी बात भी कहती है। देखो, ये भी नहीं कहती कि पुरुष, जैसे कि पुरुष जो है वो महिला पे अधिकार कर रहे थे, तो महिला भी पुरुष पे अधिकार करे, ये नहीं कह रही है। ये कह रही है कि मैं नहीं चाहती कि मैं पुरुष पे अधिकार करूं, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मैं खुद पे अधिकार करूं, किसी दूसरे पे नहीं करूं। कितनी अच्छी बात कह रही है कि मतलब पुरुष तो ये सोचते हैं कि महिला पे अधिकार करे, तो पर महिला नहीं सोचती कि हम पुरुष पे अधिकार करें, वो तो सोचती है मैं बस खुद पे ही कर लूँ तो नहीं बहुत है। ये वाक्य आज भी नारीवाद का केंद्र सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, कि आत्म अधिकार, ना कि हम पुरुषों पर अधिकार की बात करते हैं। तो तर्कवाद बनाम भावना जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में आता है कि वॉलेंस जो
वॉलेंस जो क्राफ्ट है उनकी राजनीतिक सोच इस सिद्धांत पर आधारित है कि स्त्री और पुरुष दोनों को ही तर्कशील प्रणाली होना चाहिए, दोनों की ही समानता की बात करें कि दोनों में ही मतलब जो है तर्क की भावना होनी चाहिए, क्वेश्चन करने की भावना होनी चाहिए, दोनों में ही नैतिकता होनी चाहिए, दोनों को ही स्वतंत्रता होनी चाहिए और दोनों को ही नागरिकता मिलनी चाहिए, वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए। लिंग के आधार पर किसी भी तरह का विभाजन या मतभेद नहीं होना चाहिए। भावुकता और सौंदर्य को स्त्री का स्वभाव बनाना एक सांस्कृतिक षड्यंत्र बताया गया है। मतलब सांस्कृतिक षड्यंत्र मतलब शुरू से जो है एक षड्यंत्र रचा गया है कि सुंदरता को बना बना के स्त्री को सुंदरता के जाल में फंसा के बस क्या करा जाए, उनको सामाजिक से वंचित कर दिया जाए, उनको राजनीतिक से वंचित कर दिया जाए, उनके अधिकार छीन लिया जाए, ये करा गया है पुरुषों द्वारा। वह लिखती है कि जब समाज स्त्री को केवल मन भावना बनाता है तब मानवता के आधे हिस्से तो मतलब वो तुच्छ बना देता है। मतलब क्योंकि स्त्री नहीं जिस समाज में, उस समाज में पुरुष का कोई मेल नहीं, क्योंकि दोनों बराबर हो तब चलता है। तो यह सिर्फ स्त्री का नहीं बल्कि संपूर्ण समाज का नुकसान है। तो कानून, अधिकार और विवाह और सत्ता संरचना की अगर हम बात करें तो वॉलेंस जो क्राफ्ट है उन्होंने कई क्रांतिकारी दावे भी किए हैं कि शिक्षा की बात करती है वो कि सह शिक्षा, समान बौद्धिक विकास भी होनी चाहिए स्त्रियों की, रोजगार में भी स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, उनको भी कमाने का फाइनेंशियली उनको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, विवाह में साझेदारी ना कि स्वामित्व होनी चाहिए, है ना, बहुत सी दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए। कानून जो है उसमें तलाक, संपत्ति संरक्षण में दोनों को ही समानता होनी चाहिए, दोनों को ही लेने का दोनों अधिकार होना चाहिए। राजनीतिक में वोट देने का और संसद में प्रतिनिधित्व हो महिला का, इसकी बात करती हैं। मानव अधिकार में किसी भी नागरिक अधिकार को लैंगिक भेदभाव से मुक्त होना चाहिए, इसकी बात करती हैं। जब तक स्त्री आर्थिक रूप से निर्भर नहीं होंगी तब तक वे राजनीतिक रूप से स्वतंत्र कैसे हो सकती हैं। तो यही विचार 1920वीं शताब्दी में फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का बौद्धिक आधार बना था। तो इसको हम कहते हैं फेमिनिज्म की पहली हम धारा भी कहते हैं इसे, ठीक है। तो स्त्री प्रश्न एक राजनीतिक प्रश्न है, ना कि निजी नहीं है, क्योंकि हम सोचते हैं कि अरे स्त्री की बात हो रही है तो निजी मामला हो गया स्त्रियों का। नहीं भाई, जब मजदूरों की बात निजी नहीं होती, जब राजा और जनता की, किसानों की बात निजी नहीं होती, तो ये भी इस पूरे समाज का एक अहम हिस्सा है स्त्री, क्योंकि पूरी जितनी दुनिया में लोग हैं उसमें 50% तो स्त्री भी होंगी। तो तुम 50% को छोड़ रहे हो तो ये कहाँ की राजनीतिक हुई। तो राजनीतिक का ही ये प्रश्न होता है। इसलिए वॉलेंस जो क्राफ्ट है उसका सबसे शक्तिशाली योगदान ये है कि उसने स्त्री के दमन को निजी नहीं बल्कि घर परिवार और नैतिक प्राकृतिक विषय ना मानकर उसने कहा है कि ये एक राजनीतिक विषय है और ये सार्वजनिक विषय है जिसको सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए और इसको सुलझाना चाहिए। उनका तर्क था कि स्त्री की जो देह है, स्त्री का जो श्रम है, स्त्री की जो भावनाएं है, उसकी जो भूमिका है ना, ये समाज और सत्ता संचारण द्वारा ही नियंत्रित होती है। इसलिए स्त्री का दमन जो है वो राजनीतिक सच्चा के ढांचे के से जुड़ा हुआ है। मतलब स्त्री की जो भी भावना, फीलिंग्स है, जो भी श्रम वो करती है, सब समाज द्वारा ही तो करती है और समाज ही वोट देता है राजनीति को। तो क्या राजनीतिक नेता का अधिकार नहीं है कि इसमें भी अपनी टांग अड़ाए। तो नारी स्वतंत्रता जो है वो लोकतंत्र की पूर्णता है। जब तक नारी के स्वतंत्र नहीं है तब तक लोकतंत्र उस देश में नहीं है। तो वह लिखती है कि कोई भी समाज स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता यदि उसकी आधी आबादी दास्ता में हो। तो उदारवाद और नारीवादी का अगर हम संबंध देखें तो वॉलेंस जो क्राफ्ट है उन्होंने उदारवाद, नारीवादी की संस्थापक मानी जाती है, माने लिबरल फेमिनिज्म की मानी जाती हैं, क्योंकि वे व्यक्ति इंडिविजुअल को केंद्र में रखती हैं, है ना। और उदारवादी भी लोग इंडिविजुअल को केंद्र में रखते हैं। अधिकार, राइट्स, कानून, लॉ और शिक्षा, एजुकेशन, प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन, इसको बदलने की बात करती है कि अधिकार में महिलाओं के अधिकार होने चाहिए, कानून में महिलाओं के लिए समान कानून होने चाहिए, है ना। जैसे कि शिक्षा में भी समान शिक्षा होनी चाहिए और प्रतिनिधित्व में भी भागीदारी ज़्यादा बढ़नी चाहिए महिलाओं की। वह मूलतः समानता आधारित नारीवादी पक्षधर में थी जिसमें लिंग भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो पुरुष को अधिकार है वो महिलाओं को भी होना चाहिए। बाद में ये हॉयसराइन, गोल्डमैन और सिमोन द बोवार, बेटी फ्रीडम, इन सभी ने इस धारा में आके बढ़ चढ़ के भाग भी लिया था। तो रूसो के साथ अगर हम वॉलेंस जो क्राफ्ट है उसका अगर हम तुलना करें बौद्धिक संघर्ष की, तो दोनों ही रोमांटिक परंपरा के विचारक थे, है ना। रोमांटिक परंपरा इसे ही कहा जाता है जिसमें हम अ, भ्रष्टाचार, असमानता, इन सब के खिलाफ होकर मनुष्य की बात करते हैं, किसी स्त्री की बात करते हैं। स्त्री क्या है, मनुष्य है। और क्या वो समानता में नहीं आती। तो समानता की तो हम बात कर रहे हैं, किसी स्त्री का नाम क्यों, हम तो समानता की बात कर रहे हैं स्त्री पुरुष में, है ना। तो रूसो की बात करें तो रूसो की अगर स्त्री वाली देखें तो पुरुष की सहायक थे रूसो। रूसो तो स्त्री को तुच्छ मानते थे, तो इनके तो बेकार ही है ना। वॉलेंस जो क्राफ्ट है उन्होंने स्वतंत्र नागरिक की बात की है
है ना, नारी में। रूसो ने शिक्षा में सौंदर्य और विनय की बात की है। वॉलेनक्राफ्ट ने तर्क और समान अधिकार की बात की है शिक्षा में, कि महिला को भी उतने ही अधिकार होने चाहिए, महिला को भी तर्क का अधिकार होना चाहिए। नागरिकता में पुरुष केंद्रित नागरिकता की रूसो बात करते हैं कि महिला को वोट देने का अधिकार नहीं होनी चाहिए, वो कहते हैं। पर वॉलेंस जो क्राफ्ट है वो कहती हैं कि लैंगिक समावेश होना चाहिए, मतलब वोट देने का अधिकार महिलाओं को भी होना चाहिए। समानता की बात करती हैं। रूसो समानता में वर्ग समानता पर बल देता है कि वर्ग में समानता होना चाहिए, पर महिला पुरुष की समानता पे बात नहीं करता है रूसो। वॉलन जो क्राफ्ट है वो लैंगिक समानता पर बल देते हैं कि महिला पुरुष दोनों को समान अधिकार, सब चीज समान होनी चाहिए। रूसो जो है वो परिवार में स्त्री पर आधारित नैतिक आधार बताता है, पर जो वॉलन जो क्राफ्ट है वो स्त्री की दासता को अस्वीकार करता है कि स्त्री की दासता अस्वीकार है, स्त्री क्यों घर की गुलाम बने, परिवार की गुलाम बने। तो वॉलेंस जो क्राफ्ट है उन्होंने रूसो को सीधे निराशा पर लाया और उनकी आलोचना की और लिखा कि रूसो ने स्त्री को भावना का गुलाम बनाकर पुरुष को तर्क का स्वामी बना दिया है। पर ऐसी बात नहीं है, कुछ स्त्रियां जो होती हैं वो तर्क में इतनी अच्छी होती हैं। और अगर हम शेफ की भी बात करते हैं तो उसमें हम पुरुष को क्यों दिखाते हैं, अगर महिला खाना बनाने में अच्छा होती है तो। मतलब जहाँ पद की बात आए, जहाँ इकोनॉमिक की बात आए तो वहाँ पे पुरुष को ला दिया जाता है, बाकी जहाँ बुद्धि कम की बात होती है या इमोशनल की बात होती है तो वहाँ महिलाओं को ला दिया जाता है। ये तो नाइंसाफी है ना। तो नारीवादी पर क्या प्रभाव पड़ा, वॉलन जो क्राफ्ट थी उनका, तो इनके विचार का से कई सारे आंदोलन हुए थे नारीवादी। तो स्त्री मताधिकार आंदोलन जो 19वीं से 20वीं सदी में हुई थी, ये उसकी मांग पर ही आधारित थी कि स्त्रियों को भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए। 20वीं सदी में उदारवादी नारीवादी आंदोलन आया था, जिसने तर्क ढांचे पर आधारित था कि स्त्रियों को भी तर्क रखने का अधिकार होना चाहिए, और स्त्री तर्कवादी बनी थी। स्त्री शिक्षा आंदोलन जो हुआ था वैश्विक हुआ था, जो कि पुस्तक के पाठ भी बनी थी कि स्त्री को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। यूएन की मानव अधिकार घोषणा पत्र 1948 में मानव अधिकार की रक्षा, तो क्या स्त्री मानव में नहीं आती है? तो मानव ना कि पुरुष नहीं है, सिर्फ मानव, मानव में महिला भी आती है। तो इसलिए ये सारी जो विचारधारा है ये वॉलेंस जो क्राफ्ट है इनकी विचारधारा से आती है। पर कुछ लोग आलोचना भी करते हैं, उनकी विचारधारा की आलोचना भी कई लोगों ने की है। आलोचना तो सब सभी की करते हैं कि मध्यम वर्गीय स्त्री के संदर्भ में सीमित दृष्टिकोण रखती हैं, ये जाति वर्ग नस्ल उपनिवेशवाद के प्रश्न को नहीं उठाती हैं, सिर्फ महिला की उठाती हैं। मातृत्व और स्त्री शरीर तक सीमित रखा गया है। राज्य की वर्गीय प्राकृतिक मार्क्सवादी आलोचना है। मतलब ये कहते हैं कि सिर्फ स्त्री की बात करती है और किसी की बात नहीं करती हैं। तो अब हमने जान लिया रूसो के बारे में, हमने जान लिया वॉलेंस क्राफ्ट के बारे में। अब हम इन दोनों की तुलना कर लेते हैं। तो रूसो और वॉलेंस क्राफ्ट की तुलना करें तो दोनों ही वेस्टर्न राजनीतिक चिंतक थे, और दोनों ही, है ना, उन्होंने आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को गहरी तरह से प्रभावित किया, क्योंकि इनके विचार आज भी हमारे राजनीतिक में दिखाई देते हैं। इनके जो वैचारिक यात्रा थी उसके उद्देश्य और उसकी जो पद्धति थी वो सामाजिक दृष्टिकोण से समानता और गहरी असमानता दोनों पे मौजूद थी। इन्होंने दोनों पे प्रकाश डाला है। दोनों ही रोमांटिक परंपरा के अंतर्गत आते थे। रूसो ने सामाजिक राजनीतिक असमानता को नैतिक बनाया, और वॉलेंस जो क्राफ्ट थी उन्होंने संरचना के भीतर लैंगिक और जो पितृसत्तात्मक है सत्ता उसको चुनौती दी है। तो दोनों की अवधारणा ही इम्पोर्टेंट है। तो ये हम जान लेते हैं दोनों में तो अंतर। तो रूसो जो है वो उसका मुख्य उद्देश्य था कि असमानता की जो उत्पत्ति है ना वो वैध और राजनीतिक सत्ता की खोज में हुई है, क्योंकि राजनीतिक ही मूल कारण है लोगों में नैतिक जो नैतिकता की कमी हो रही है इसके लिए। पर रूसो ये भूल जाता है कि असमानता की अगर बात हो रही है तो उसमें महिलाएं भी हैं, तो इसको नजर में लाती हैं वॉलेंस फ्रॉड जो है क्राफ्ट। उन्होंने कहा कि स्त्री की दासता लैंगिक असमानता और पुरुष प्रधान नैतिकता की आलोचना करती हैं। प्रेरणा स्रोत क्या है रूसो में, कि यूरोपीय सभ्यता की आलोचना करते हुए प्राकृतिक जीवन पर बल देते हैं रूसो। और अगर इस प्रेरणा स्रोत की बात करें वॉलन जो क्राफ्ट है उनसे, तो उन्होंने प्रबोधन युग की तर्कवादी परंपरा और मानव अधिकार पर विमर्श किया है कि मानव में महिला भी आती है और महिलाएं को भी प्रबोधन तर्कवादी और मानव अधिकार का अधिकार मिलना चाहिए। लक्ष्य क्या रहा है रूसो का, कि स्वतंत्र और नैतिक नागरिक बनाने में लोकतांत्रिक समाज हो। और वॉलेन जो क्राफ्ट है उनका ये लक्ष्य था कि समान अधिकार मिले, महिला पुरुष को समान शिक्षा मिले, और प्रतिनिधित्व में भी महिलाओं की उतनी भागीदारी हो जितनी पुरुष की हो, और लैंगिक न्यायपूर्ण समाज बने। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है हमारे समाज के दृष्टिकोण से। तो प्राकृतिक सभ्य और सभ्यता के प्रति दृष्टिकोण जो है वो रूसो देते हैं कि कैसे प्राकृतिक से बिल्कुल जो सभ्यता के नाम पे क्या कर रहे हैं लोग,
भ्रष्टाचार, अनैतिकता फैला रहे हैं। तो इसके बारे में रूसो कहते हैं कि रूसो के लिए आदर्श जो है वो प्राकृतिक है और वॉलेंस क्राफ्ट के लिए तर्क और शिक्षा ही आदर्श है। ठीक है। राज्य, सामाजिक अनुबंध और प्रतिनिधित्व पे अगर बात करें तो रूसो कहते हैं कि सामूहिक इच्छा पर आधारित होनी चाहिए राज्य, है ना? पर जो वॉलेंस क्राफ्ट जो है वो कहती हैं कि लैंगिक समानता पे आधारित होनी चाहिए, यानी स्त्रियों की भी उसमें भाग होनी चाहिए। तो स्त्री के बारे में रूसो और वॉलेंस क्राफ्ट की जो राय है वो बिल्कुल अलग अलग थी, है ना? तो रूसो ने स्त्री पर विचार क्या दिया कि एमिल में रूसो लिखते हैं कि उनके पुस्तक में स्त्री का स्वभाव पुरुषों से अलग होता है। वो भावनात्मक होती है, कोमल होती है, गृह में कार्य करने के लिए बनी होती है, इसलिए पुरुषों को प्रसन्न करने के लिए ही महिलाओं को पढ़ना चाहिए बस। ठीक है, मतलब ऐसे कहते हैं वो। पर वॉलेंस क्राफ्ट जो है वो कहती है कि महिला जो है वो, उन्होंने अपनी द विंडिकेशंस ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन्स में उन्होंने कहा है कि तीखी चोट कहते हुए कहती हैं कि स्त्री में भावनात्मक जन्मजात नहीं है, बल्कि समाज ने वो बनाया है उसे। समाज ने उसे बांध दिया है, पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, कोई अधिकार नहीं दिया, इस वजह से वो ऐसी बन गई है। तो मुख्य अंतर क्या है दोनों में कि रूसी प्राकृतिक भिन्नता में लैंगिक भूमिका की बात नहीं करता है, और वॉलेंस क्राफ्ट जो है वो कृत्रिम भिन्नता की बात करती है, लेकिन लैंगिक भेदभाव की बात करती है। तो स्वतंत्रता और समानता की अवधारणा की अगर हम बात करें दोनों में, तो रूसो जो है वो स्वतंत्रता में कहते हैं कि राजनीतिक भागीदारी से प्राप्त नैतिकता ही स्वतंत्रता है, पर वॉलेंस क्राफ्ट जो कहती हैं कि शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार से प्राप्त स्वतंत्रता जो है, स्त्री की भी समाज में हो अगर बराबर, तो वो स्वतंत्रता है। रूसो कहते हैं कि पुरुष नागरिक में राजनीतिक समानता मतलब पुरुषों के अधीन होनी चाहिए, पर जो वॉलेंस क्राफ्ट है वो दोनों की बात करती है। नैतिकता की बात करें तो रूसो कहते हैं कि सामूहिक नैतिक इच्छा का पालन होना चाहिए। वॉलेंस क्राफ्ट कहती है कि तर्क आधारित नागरिक और आत्मसम्मान की बात होनी चाहिए। तो शिक्षा का स्वरूप बात करें तो रूसो की शिक्षा जो है वो एकदम प्राकृतिक बात पे कहते हैं वो कि राजनीतिक में समानता जो है वो पुरुषों आधारित होनी चाहिए, पर जो वॉलेंस क्राफ्ट है वो महिला और लैंगिक समानता और शिक्षा में सबकी भागीदारी की बात करती हैं। तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में अगर स्थान देखें तो रूसो का स्थान लोकतंत्र, समाजवाद, नागरिक धर्म और क्रांति सिद्धांत में देखने को मिलता है, पर वॉलेंस जो क्राफ्ट है उनका उदारवाद, मानवाधिकार, विमर्श, प्रथम लहर जो नारीवादी की आई थी, इन सब का प्रभाव इनसे दिखाई देता है। तो समानताएं की बात करें कि दोनों में क्या क्या चीज कॉमन भी थी, तो दोनों ने तर्क के बजाय नैतिकता और संवेदना को महत्व दिया है। दोनों ने ही आधुनिक सभ्यता की आलोचना करते हुए, रूसो ने नैतिक पतन के कारण बोला है कि नैतिकता का पतन हो रहा है ये बोला, और वॉरेंस क्राफ्ट ने कहा कि स्त्रियों को दास्ता बनाया जा रहा है, गुलाम बनाया जा रहा है। दोनों ने मानव स्वतंत्रता को राजनीतिक का मूल्य लक्ष्य माना है, और दोनों ने ही प्राकृतिक अधिकार की अवधारणा को अस्वीकार किया है और कहा है कि ये सब पुरुषों ने बनाया है या तो इस समाज ने बनाया है। ठीक है। तो मुख्य अंतर हमने वैसे तो जान लिया कि असमानता जो है वो रूसो के अनुसार आर्थिक सामाजिक असमानता की बात करते हैं, वॉलेंस क्राफ्ट लैंगिक असमानता की बात करती है। जो रूसो है वो अनुबंध सिद्धांत में पुरुष केंद्रित सिद्धांत पर जोर देते हैं, वॉलेंस क्राफ्ट जो है स्त्री को भी सहभागी मानती है और इसको भी उठाने की बात करती है। रूसो का लोकतंत्र प्रत्यक्ष होना चाहिए, पुरुष नागरिक तक ही होनी चाहिए, महिलाओं को वोट देने का इन सबका अधिकार नहीं होना चाहिए। वॉलेंस क्राफ्ट के अनुसार महिला पुरुष दोनों को वोट देने का अधिकार होना चाहिए, लोकतंत्र में भागीदारी होनी चाहिए। स्त्री की भूमिका जो है वो रूसो ने गृह तक रखी है, सौंदर्य और भावना तक रखी है, बल्कि वॉलेंस क्राफ्ट ने कहा है कि स्त्री सिर्फ सुंदर गृह के लिए नहीं होती, बल्कि स्वतंत्र नागरिक होती है और तर्कशीलता भी होती है इनमें। आलोचना का केंद्र बताया तो निजी संपत्ति और सभ्यता को आलोचना के तौर पर रूसो देखते हैं, और वॉलेंस क्राफ्ट जो है वो पितृसत्तात्मक और पुरुषों को देखती है किसके तौर पे, आलोचना के तौर पे। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन करें तो रूसो एक महान दार्शनिक होने के बावजूद भी उन पे लैंगिक प्रश्न पर सीमित दृष्टिकोण उनकी दिखाई देती है कि वो महिला को सिर्फ आस से जोड़ के देखते हैं कि वो सौंदर्य की है और घर के कार्य ही करेंगी। पर वॉलेंस क्राफ्ट जो है वो महिला की तो बात करती है, पर वो जो इनकी भी आलोचना का मूल्यांकन करे तो इन्होंने समाज के और वर्गों को नहीं देखा इसकी बात। तो निष्कर्ष के तौर पे अगर हम देखें तो रूसो ने आधुनिक राजनीतिक चेतना को स्वतंत्र और सामूहिक इच्छा के आधार माना, परंतु जो वॉरेन जो क्राफ्ट है उन्होंने महिला की बात करी, सार्वजनिक अधिकार की बात करी। सार्वभौमिक अधिकार क्या होता है, जिसमें सभी वंचित वर्गों को अधिकार दिया जाए, मतलब किसी को वंचित ना रखा जाए।
अंततः हम कह सकते हैं कि रूसो ने मनुष्य को स्वतंत्र किया, परंतु वॉलेंस जो क्राफ्ट है उन्होंने मनुष्य में स्त्री को भी शामिल किया। इसने मनुष्य की तो बात की रूसो ने, पर मनुष्य में स्त्री की बात नहीं कर रहा था। वॉलेंस क्राफ्ट ने स्त्री की भी बात की। इसलिए वॉलेंस क्राफ्ट रूसो की वैचारिक उत्तरदारी होने के साथ-साथ उसकी सबसे कठोर आलोचक भी मानी जाती है, क्योंकि उसने रूसो का असली चेहरा दिखाया। रूसो का लोकतंत्र क्रांति के लिए प्रेरक बना, लेकिन वॉलेंस जो क्राफ्ट है उसका लेखन नारीवादी आंदोलन को उसने विचार लाया। तो दोनों ही विचारधारा अपने में आप में अच्छी थी, बट रूसो ने कहीं न कहीं महिलाओं की अनदेखी की थी और महिलाओं को घर तक रहने की बात की थी। तो यहाँ पे होता है आपका थीम इन वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी जो थी, उसका यूनिट नंबर 2 कंप्लीट। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों, कॉलेज ग्रुपों में शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो धन्यवाद।